वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स क्लास। तो बच्चों हम लोग ट्वेल्थ में मैथ्स में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? डिटर्मिनेंट हमारा चल रहा था। तो डिटर्मिनेंट में आज की क्लास भी क्या है आपकी? डिटर्मिनेंट की ही है। तो डिटर्मिनेंट में बच्चों हम क्या पढ़े हैं पहले वो देख लेते हैं। तो हर वीडियो में मैं बार बार इसीलिए रिकॉल कराता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जो न्यू है वो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो उसको ये पता चल जाएगा बच्चों कि क्या क्या ख़त्म कराया जा चुका है, ताकि वो प्रीवियस जो वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है या जो वीडियोस हैं या लेक्चर जो है उनको वो स्टार्टिंग से देख लेगा। इसीलिए मैं बार बार रिकॉल कराता हूँ। 1 मिनट का टाइम लगता है और आपको भी पता हो जाता है कि सर ने क्या क्या कराया है। ठीक, तो पहले मैंने क्या कराया है, इवेल की डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं। फिर इवेल्युएट करना सिखाया कि 2x2 का डिटर्मिनेंट होगा तो उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, 3x3 का होगा तब कैसे इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद सेकंड था, मैंने बताया कि माइनर क्या होते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट के कितने नंबर ऑफ माइनर होंगे। फिर बताया कोफैक्टर क्या होंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे उसका। फिर उस पर क्वेश्चन मैंने कराया 2x2 का, फिर 3x3 पे कराया क्वेश्चन। उसके बाद फिर आया अगला टॉपिक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है बच्चों, डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट हम नहीं निकालते हैं, किसका निकालते हैं? एडजॉइंट का। फिर बताया कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे मैंने 2x2 पे एक क्वेश्चन कराया, फिर 3x3 पे एक क्वेश्चन कराया। उसके बाद आ गए हम इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज विथ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के साथ मैंने बता दी थी। फिर उसके प्रॉपर्टी को कहा था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इंजीनियरिंग में भी आते हैं, किसी भी दूसरे एंट्रेंस में, और साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम में भी 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने 2x2 मैट्रिक्स का जो इनवर्स निकालना था वो आपको सिखाया। फिर 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सिखाया था। प्रीवियस वीडियो जो अब तक डिटर्मिनेंट के हैं लेक्चर, उसमें वहां तक हो गया था। ठीक, तो अब आपके पास जो डिटर्मिनेंट है इसमें बस 2 टॉपिक बचते हैं बच्चों। क्या है वो? पहला टॉपिक है जो बचता है वो है आपका प्रॉपर्टीज या डिटर्मिनेंट, जिससे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक, और दूसरा बचता है ये जो मैंने लिखा है सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। यानी कि 2 टॉपिक बच्चों बचते हैं। पहला टॉपिक क्या बचता है? सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, और दूसरा टॉपिक क्या बचता है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इन दोनों से क्वेश्चन बच्चों आते हैं। अगर इससे आएंगे तो वो मिस कर देगा, या उससे आएंगे तो ये मिस कर देगा। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि दोनों से क्वेश्चन आते हैं, और दोनों से क्वेश्चन कैसे आएंगे तो इसको 6 मार्क्स में कर देगा और उसको 4 मार्क्स में, या फिर 4 मार्क्स में, दोनों को दे देगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ऊपर है, वो आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आपको बस ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एक टॉपिक मैं इसको करा दे रहा हूँ क्योंकि ये छोटा टॉपिक है बच्चों। ठीक है, छोटा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा जल्दी से। फिर उसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचेगा आपका क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उसको कराएंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो जो चीजें मैंने सिखाई हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो से जुड़े हैं हमारे साथ, वो क्या करिए, प्रीवियस वीडियो पे जाइए और उसको देख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। तो पहले हम समझते हैं कि क्या मतलब है इन सब चीजों का जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, तो आपको पता है इक्वेशन में इक्वल टू साइन होता है। इक्वल टू साइन के लेफ्ट में जो चीजें होती हैं उनको LHS कहते हैं। इक्वल टू के राइट में जो चीजें होती है उसको RHS कहते हैं, और दोनों चीजें हमेशा क्या होती है? इक्वल होती हैं। ठीक है, फिर है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये होता है बच्चों कि पावर ऑफ जो वेरिएबल होगा बच्चों, पावर ऑफ वेरिएबल वो आपका क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा बच्चों? सेम होगा। यानी कि अगर उसमें 2 वेरिएबल हैं तो दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए? 2। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दे दें तो ये देखिए, इसमें 2 वेरिएबल हैं और दोनों की पावर कितनी है? 1 1 है, तो ये हो गया होमोजीनियस। लेकिन अगर हम ये लिख दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर 2 है, y की पावर कितनी है बच्चों? 1 है। ठीक, तो ये नॉन होमोजीनियस है। ठीक, ये 2 वेरिएबल में है। इसी तरीके से आप लिखना चाहें तो 3 वेरिएबल में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कितनों वेरिएबल में लिख सकते हैं। तो देखिए ये किस में है बच्चों? 3। होमोजीनियस इक्वेशन है किसमें? क्योंकि ये होमोजेनियस है, क्योंकि पावर इसमें कितनी है? सबकी 3 3 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, केवल लीनियर जो होमोजेनियस इक्वेशन होते हैं बच्चों,
उनका पढ़ना है, और या तो 2 डिग्री का मतलब 2 वेरिएबल का पढ़ना है, या फिर 3 वेरिएबल का पढ़ना है। ठीक है, तो हमने होमोजीनियस समझ लिया कि वेरिएबल की पावर हर जगह कितनी रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। और सिस्टम का ये मतलब होता है कि आपको मोर देन 1 इक्वेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो अगर हम पूरे चीज को मिला के देखें तो हमें एक या एक से ज्यादा इक्वेशन दिए रहेंगे जो क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे, यानी जिनमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, सेम होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे बच्चों आपने 10th में 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया था और मैंने कहा कि आपको लीनियर पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने जो बताया था बच्चों प्रीवियस वीडियो में कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे कर सकते थे, तो उसमें एक जगह ये आ गया। ठीक है, फिर मैंने एप्लीकेशन भी कराया था, वो मैं भूल गया कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में करा चुका हूँ। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो क्या कह रहा था बच्चों में ये कह रहा था कि डिटरमिनेंट का यूज कहाँ होगा। डिटरमिनेंट का यूज यहाँ पे होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो अब सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन हमको समझ में आ गया। 10th में हम क्या करते थे कि 2 इक्वेशन होते थे लीनियर इक्वेशन, और उसको सॉल्व करते थे तो एक एक वैल्यू आती थी, जिसको हम लोग कहते थे यूनिक सोल्यूशन। ठीक, फिर कभी कभी क्या होता था कि एक से ज्यादा सोल्यूशन आते थे, तो उसको हम लोग कहते थे इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो पहले ये सब चीजें बच्चे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन किया ही जाएगा। तो अभी हमको ये पता चल गया। तो कुछ जो इक्वेशन होते हैं, जितने भी इक्वेशन है बच्चों, उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में किया गया है, 2 टाइप्स में। टाइप्स ऑफ इक्वेशन में पहला है कंसिस्टेंट इक्वेशन और दूसरा है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, यानी कि इक्वेशन इस तरह से मैं बच्चों लिखता हूँ शॉर्ट में, लेकिन आपको पूरा लिखना है। ठीक, तो कंसिस्टेंट इक्वेशन जैसे बच्चों 10th में पढ़े थे, 10th में आप क्या पढ़े थे, कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होते हैं, वो इक्वेशन जिसमें या तो यूनिक सोल्यूशन निकलेगा या फिर इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन निकलेगा, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, कंसिस्टेंट इक्वेशन। और वो जो सोल्यूशन आएगा उसको कहेंगे कंसिस्टेंट सोल्यूशन। फिर से सुनते हैं बच्चों, तो कंसिस्टेंट इक्वेशन जो 10th में पढ़े थे बच्चों, वही डिफिनेशन यहाँ भी है कि अगर कोई इक्वेशन दिया है, उसका एक सोल्यूशन निकलता है जिसको हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन बनता है, तो हम उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। और उसके सोल्यूशन को बच्चों क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन कहते हैं। यानी कि इक्वेशन हैविंग यूनिक और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, ये सोल्यूशन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन। और एक बच्चों आप पढ़े थे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, तब कहेंगे किसको, इक्वेशन हैविंग नो सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि वो इक्वेशन जिसका कोई सोल्यूशन हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। और उस सोल्यूशन को क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक, तो हमने 2 चीज अभी पढ़ी। हमने पढ़ा कि ये मतलब इसका क्या है, फिर टाइप्स ऑफ इक्वेशन कितने तरह के होते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन और क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब बच्चों अगर आपको, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर ऐसे दिया रहेगा, हमको तो इस तरह से दिया रहेगा इक्वेशन, तो हम कैसे उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, और मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद कैसे उसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट का यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, वो आपका है कि कोई भी इक्वेशन आपको होमोजीनियस दिया रहेगा, उसको आप पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनटू मैट्रिक्सेस। ठीक है, यानी मैट्रिक्स में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, पहले ये तो आना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर पाएंगे तभी तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मैंने पहले बताया आपको लीनियर पढ़ना है, कौन सा इक्वेशन पढ़ना है, लीनियर। ठीक, तो लीनियर में हम पहले चलते हैं 2 इक्वेशन को। ठीक है, 2 इक्वेशन इधर बता देते हैं, फिर
3 इक्वेशन इधर बता देते हैं। ठीक है, आपको बस यही 3 इक्वेशन का मतलब ये है कि 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन दिए रहेंगे। 2 इक्वेशन का मतलब 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल होगा, ठीक, और इसमें क्या होगा 3 वेरिएबल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि आपको इक्वेशन दिया रहता था, जनरल आप लाइन का इक्वेशन जानते हैं बच्चों। मान लेते हैं a1x b1y इक्वल टू c1 है, a2x प्लस b2y इक्वल टू कितना है c2 है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, इससे एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको कहेंगे ए मैट्रिक्स, और इसको क्या कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। यानी ये जो मैट्रिक्स बच्चों हम बनाएंगे वो मैट्रिक्स इससे बनेगी, आपके जो एक्स और वाई का कोफिशिएंट होगा उससे बनेगी। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए ये बच्चों क्या हो गया आपका, एक्स का कोफिशिएंट कितना है a1, यहाँ लिख लेंगे। एक्स का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ लिखा जाएगा, वाई का कोफिशिएंट यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अब बस ये लिखेंगे नहीं, ये बस मैं बता रहा हूँ कि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ लिखा जा रहा है, वाई का यहाँ। मैं लिखूंगा नहीं तो प्रॉब्लम आप करने लगोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो लिखते नहीं, पहले याद रखेगा कि एक्स का कोफिशिएंट लिखा जाएगा फिर वाई का। तो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे आपको इक्वेशन दिया रहेगा और उसको कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, ए मैट्रिक्स लेंगे। ए मैट्रिक्स क्या होता है, कोफिशिएंट है किसके, एक्स और वाई का। फिर आते हैं एक मैट्रिक्स बी और डिफाइन करते हैं। तो बी जो मैट्रिक्स है बच्चों, वो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों उससे जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे बी। तो बी बच्चों कितना हो जाएगा c1 और क्या हो जाएगा c2। इतना क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, नोट साथ साथ बनाते चलेंगे तभी फायदा होगा आपको। तो ये 2 वेरिएबल में ऐसे दिया था और हमने कैसे कन्वर्ट कर लिया, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। बढ़ते हैं आगे, 3 इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 होगा। ठीक, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल होंगे। फिर ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू कितना हो जाएगा d2 हो जाएगा। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा हमारे d3। ये 3 इक्वेशन है। अब फिर ए कैसे बनाएंगे, ए बनाएंगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा उससे। तो एक्स का कोफिशिएंट a1, फिर एक्स का कोफिशिएंट a2, फिर एक्स का कोफिशिएंट a3, फिर वाई का कोफिशिएंट b1, b2 क्या हो जाएगा b3, c1, c2, c3। बच्चों डिफिनीशन ये जो थी ये हमेशा वही रहेगी, चाहे आपका 2x2 का मैट्रिक्स हो या फिर 3x3 का, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और b क्या रहेगा बच्चों, जो मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स रहेगी, कांस्टेंट की मैट्रिक्स रहेगी। ठीक, तो हमारे बच्चों को इतना चीजें समझ में आ गया कि अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा तो हम उसको कैसे क्या करते हैं, क्या करेंगे बच्चों, कैसे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है, क्या किया मैट्रिक्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो डिटर्मिनेंट में करना तो आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप दूसरा टॉपिक बच्चों हमारे सीख गए। पहला टॉपिक क्या सीखा आपने कि इक्वेशन क्या होते हैं, दूसरा टॉपिक आपने सीखा कि उन इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब जो तीसरा सब टॉपिक है वो ये है कि सॉल्यूशन हम कैसे बच्चों पाएंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन जब भी मैं बनाऊंगा तो आप समझेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो बच्चे हमारे कहेंगे कि सर आपने बता दिया कि हमने जो इक्वेशन दिया था उसको किसके फॉर्म में लिख लिया, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। ठीक, लेकिन हमको तो अल्टीमेटली सर पता करना है एक्स वाई और जेड की वैल्यू, तो वो कैसे पता होगी। ठीक, तो उसके लिए चलिए बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक चीज जो मैंने मिस कर दी बच्चों वो ये है कि एक्स वाई इस वाले में रह गया और इसमें क्या रह गया, एक्स वाई जेड रह गया। तो उसको भी एक मैट्रिक्स बनाते हैं और नाम देते हैं एक्स मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं बच्चों, एक्स मैट्रिक्स। तो आप वहीं पे इसके नीचे लिख लीजिएगा एक्स इज इक्वल टू, बच्चों लिखिए हमारे, एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। और यहाँ पे बच्चों एक्स कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या पहला इक्वेशन लिखा था, तो अगर
हमने पहला इक्वेशन ये लिखा था a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये लिखा था। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दे बच्चों a इंटू एक्स इज इक्वल टू b, ठीक है, ये मैट्रिक्स नोटेशन हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों यही आएगा। चलिए करके देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। बच्चों a क्या है, a1 a2 b1 b2, x क्या है बच्चों मैंने बताया है, आप लिख लेंगे। x क्या है, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, अगर दो वेरिएबल है तो दो, तीन वेरिएबल है तो तीन, ये है। फिर मैंने कहा कि आप ये जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इसको आप लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। मैं वेरीफाई करके दिखा दे रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए, आपको पता है रो बाई कॉलम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, a1 b1 का x और y में होगा। तो देखिए a1x हुआ प्लस b1y इज इक्वल टू कितना हो गया, c1, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है। ये बताइए कितना हो जाएगा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू कितना हो गया, c2। तो आई वही चीज ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया था इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू b। a की जगह ये रख देंगे, b की x की जगह ये रख देंगे, b की जगह ये रख देंगे, तो सारी चीजें हमारे हो जाएंगे। ठीक, तो इतना बच्चों क्लियर हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चों प्यारे हमारे, कि हमको x की वैल्यू बतानी है, यानी x की वैल्यू बतानी है, यानी कैपिटल X। अभी हम समझेंगे क्योंकि हम मैट्रिक्स में आ गए बच्चों। तो अगर हमको पता करना है कैपिटल X इस केस में भी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको एक फार्मूला याद रखना है, वो स्टेप करके आया हुआ है, लेकिन आपको बस वो मतलब थोड़ी सी डिराइवेशन के बाद आया है, तो आपको बस डायरेक्ट बच्चों रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, डिराइवेशन से कैसे आया है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पूछता नहीं है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यक्स की वैल्यू चाहिए, तो यक्स की वैल्यू बच्चों लिखते हैं हम a इनवर्स b। ठीक, इसमें भी लिखेंगे बच्चों यक्स की वैल्यू क्या करेंगे, a इनवर्स b। तो बच्चों इसको पहले समझ लेते हैं, ये स्टेप करके आया है, 4-5 स्टेप करके आया हुआ है। तो पहले बच्चों शुरू से चलते हैं। पहले आपको इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन में आप क्या करोगे, जितने x और y के कोफिशिएंट होंगे उनको क्या ले लेंगे, a ले लेंगे। x क्या होगा, जितने कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल होंगे उनको ले लेंगे। दो वेरिएबल है तो एक्स वाई, तीन वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड। और b क्या होगा, आपका जो कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो हो जाएगा। अगर लेफ्ट में लिखा है तब भी उसको राइट में हम ले जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमको x की वैल्यू चाहिए। x का मतलब कि अगर दो वेरिएबल है तो x और y की वैल्यू चाहिए, और अगर तीन वेरिएबल है तो क्या चाहिए, x, y और z की वैल्यू। तो x की वैल्यू बच्चों हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, a इनवर्स, ये मैट्रिक्स हमने बना लिया है। अब हम उससे डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, और आपको पता है कि जब आप डिटर्मिनेंट बना लेंगे तो इस इनवर्स का, ये जो इनवर्स है ये आप आसानी से इस वाले फार्मूले से प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया है, इससे आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर क्या है, a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी तो b से हम इंटू कर देंगे, तो इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि जो भी सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना होगा वो बच्चों हम कैसे लिखेंगे, तो आपको करना है a आप बना लोगे और उसका इनवर्स बना लोगे। इसीलिए मैंने बच्चों कहा था कि जिससे इनवर्स बनाने नहीं आएगा वो 4 नंबर के क्वेश्चन को मिस कर देगा। और इनवर्स कैसे बनेगा, जब आपको पूरी चीज आएगी डिटर्मिनेंट लेक्चर 1 से जो मैंने सिखाई है। इसीलिए अगर किसी को भी अभी भी प्रॉब्लम है उन सब लेक्चर्स में, उन सब टॉपिक्स में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स बनाना पड़ेगा, और अगर आपको इनवर्स नहीं बनाने आएगा तो काम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो इनवर्स निकाल लेंगे, फिर क्या कर लेंगे, b से इंटू कर लेंगे। इतना ही कॉन्सेप्ट बच्चों अभी तक के लिए था। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन लगाते हैं। तो मैंने बच्चों बताया कि दो तरह के सॉल्यूशन हैं इक्वेशन के हिसाब से, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। ठीक है, जिनको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो इन अभी पहले कंसिस्टेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, मतलब उसका अगर आंसर आएगा बच्चों, कंसिस्टेंट इक्वेशन अगर होगा तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ये मैंने पीछे भी बताया है, पिछले वीडियो में जब इनवर्स में बता रहा था तब बताया था।
अब नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है कि आप मैट्रिक्स बना लिए ए का, अब उसी का हमको इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालते समय डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। तो अगर डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाएगा बच्चों तो ये पूरी चीज कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, तो इन्वर्स हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे इक्वेशन कंसिस्टेंट कहे जाएंगे जिनमें जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। ठीक, यानी कि उसका या तो हम यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बच्चे हमारे क्वेश्चन करेंगे, बताइए सर कब हम यूनिक सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और कब हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, ये दिमाग में बच्चों के मेरे आएगा ही कि कब हम यूनिक निकाल पाएंगे और कब आपका इनफाइनाइट निकाल पाएंगे। तो चलिए उसके लिए समझ लेते हैं, यानी कि जो आपका ये हमने यहाँ पे कर दिया कि कंसिस्टेंट इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और कंसिस्टेंट इक्वेशन में आपके दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो कब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा और कब आपका क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लोगे और उसको बी से इंटू कर दोगे, और अगर ये 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, तब हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर और इनफाइनाइट के लिए कंडीशन और है बच्चों कि a इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। यानी कि जब हम, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है बच्चों, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू, फिर से समझ लेते हैं, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी तो उस केस में केवल हमको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, उसको क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अब अगर आपके पास a, ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या निकाला आपने, a, और वो कितना आया, 0, तो उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उस केस में आपको, यानी कि इसको फिर से समझा देते हैं, जब आपका a की वैल्यू, ये केस 1 ले लेते हैं, केस 1 क्या था बच्चों कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या प्रोवाइड कराएगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन प्रोवाइड कराएगा। और अगर केस 2 ले लें कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये फिर आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, दो चीजें होंगी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा, और क्या प्रोवाइड कराएगा बच्चों, और आपको प्रोवाइड कराएगा नो सॉल्यूशन। ठीक, फिर से इस चीज को समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कॉन्सेप्ट में। तो हमने क्या किया, जो एक्स वाई जेड हम बना रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या किया कि अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू, या एक्स वाई जेड की वैल्यू किससे आएगी बच्चों, ए इनवर्स बी से, और ए इनवर्स डिपेंड करता है किस पे, डिटर्मिनेंट पे, हमारे फार्मूले से। तो अब सब कुछ बेस कौन सा है बच्चों, डिटर्मिनेंट ए का। तो फिर उसमें दो केस बन गए कि अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई, तब हम कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट इक्वेशन है, और कह देंगे कितना आंसर आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मतलब x की एक वैल्यू आएगी, y की एक वैल्यू आएगी, z की एक वैल्यू आएगी। तो फिर क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाए तो क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट बच्चों जब 0 हो जाएगा तो उस टाइम पे हमारे पास दो ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है, या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो फिर बच्चों हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है कि कब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा और कब नो सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए क्या है, आप क्या करोगे, जो ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालोगे और बी से इंटू करोगे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तब आप कहोगे कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करने पे नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो आप क्या कहोगे, नो सॉल्यूशन है। यानी इस केस में आपका कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा, और इस केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जितना बच्चों इस वीडियो में कॉन्सेप्ट को पढ़ा है
उसको मैं 2 मिनट में समराइज कर दे रहा हूँ, ताकि आपको पूरा आइडिया पता चल जाए कि इस पूरे बने वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो सबसे पहले सुनते हैं बच्चों फिर से। तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन वो है जिसमें कि आपको एक से ज़्यादा इक्वेशन दिए रहेंगे और उसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, सेम होगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में, उसको कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स के नोटेशन में। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई या एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम देंगे ए, कांस्टेंट टर्म से एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम देंगे बी, वेरिएबल के साथ एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम देंगे एक्स। उसके बाद अगर हमको एक्स निकालना होगा यानी सॉल्यूशन चाहिए सिस्टम का, तब फिर ये फार्मूला लगाएंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स किसका है, जो कोफिशिएंट है एक्स वाई दो सिस्टम के इक्वेशन में और 3 सिस्टम के इक्वेशन में एक्स वाई जेड। तो ए इनवर्स डिपेंड करता है किस पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तब हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे नॉन सिंगुलर और उस टाइम यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है तो उस टाइम पे 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो इन दोनों में बाइफर्केशन करने के लिए क्या करते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तब आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे और b से इंटू करेंगे। अगर वो भी 0 के बराबर होगा तो हम कहेंगे इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और b से इंटू करेंगे, और अगर इसका प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब हम कहेंगे नो सॉल्यूशन है। जब भी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन हो, तब हम उस इक्वेशन को कहेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन और सॉल्यूशन को बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन या फिर क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो आज तक के वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए इस कॉन्सेप्ट को ठीक से सीखिए। थैंक यू।